हेलो बच्चों, मैं अभय सर और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन सर क्या कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वो एक फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, उस फोर्स का प्रॉपर्टी क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1 और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो आपका क्या है, स्मॉल r है। हमने दो ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पर। पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, और वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जैसे जो m1 है हमारा, जो ये m1 है वो क्या करेगा, m2 को अपनी ओर खींचेगा। तो फोर्स m2 को अपनी ओर खींचने के लिए m1 क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसी तरह m2 क्या करेगा, m1 को अपनी ओर खींचेगा। किस फोर्स से? तो ग्रेविटेशन के फोर्स से। वो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स है ये किन बातों पे डिपेंड करेगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन सर ने क्या कहा कि ये जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स होगा ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 एंड m2। दूसरा, ये जो फोर्स होगा ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स होगा दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहला, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये फोर्स हमारा दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, पहला ऑब्जेक्ट के मास पे और दूसरा ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पे। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे हम तो हमारे पास क्या आता है, क्या होगा, अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसे हम हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी से। तो हमारा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ पे m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड m2 क्या है, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, r क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, और G क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल G है वो हमारा क्या है, वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वो हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसका जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपका वैल्यू जो है ये SI सिस्टम में होगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जी का वैल्यू हमें कितना लेना है, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻- न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अगर हम सीजीएस की बात करें तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है, 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये हम लोग लेंगे सीजीएस में, नोट डाउन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग हो गया नोट डाउन आप लोगों का। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा
ये जो फोर्स होगा दो चीज पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मास पे, दूसरे ऑब्जेक्ट के मास पे और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, G m1 m2 अपॉन r², ये आया। अब ये G का यूनिट कैसे आया वो हम देखेंगे थोड़ा, G का मतलब क्या वो भी समझेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें F इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं G m1 m2 इक्वल टू क्या आ गया, F r², और यहाँ से G इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F r² अपॉन m1 m2। G इक्वल टू क्या आ गया, F r² अपॉन m1 m2। तो F का मतलब क्या है, F क्या है, फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। और R क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और मीटर का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में क्या है, m1 m2 क्या है, ऑब्जेक्ट के मासेस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, kg × kg। तो हमारा G का यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अब G का मतलब क्या है, एक्चुअल में G का मतलब है क्या, तो मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, G F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। हमारा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। तो अगर मान लीजिए हम m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg मान लेते हैं, हम मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है 1 kg है, और दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, ठीक है। मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू 1 kg, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 इक्वल टू 1 kg, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, G m1 m2 अपॉन r² होता है। तो यहाँ से m1 की जगह 1 रखेंगे, तो m2 की जगह 1 रखेंगे, और r की जगह भी 1 रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, F इक्वल टू G आ जाएगा। मतलब G का मतलब क्या है, G आखिर में है क्या, तो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, 1 kg है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना, 1 मीटर है। तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही क्या है, G है। तो G क्या है, G अगर दो ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो वो जिस फोर्स के साथ एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे वो फोर्स ही क्या कहलाएगा, वो फोर्स ही कहलाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा, उस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब G के बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं कि आखिर G का मतलब क्या है। तो पहला ये जो है क्या है, कांस्टेंट है। G जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरे यूनिवर्स में इसका जो वैल्यू है कितना होगा, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पूरे यूनिवर्स में इसका जो वैल्यू है, पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो इसका जो वैल्यू है वो कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पूरे यूनिवर्स में इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो कांस्टेंट है ये G है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो G का जो वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आप हवा में रख रहे हो, एयर में रख रहे हो, तब भी G का वैल्यू हम कितना लेंगे, 6.67 × 10⁻11 लेंगे। अगर हवा में रख रहे हो तब भी, पानी में रख रहे हो तब भी, केरोसिन में रख रहे हो तब भी, मतलब G का जो वैल्यू है मीडियम के साथ चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू हमें उतना ही लेना पड़ेगा, फिक्स। और ये जो है, ये जो G है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द masses
ऑफ द। पांचवा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो जी हमारा कांस्टेंट है, ये प्लेस पे भी डिपेंड नहीं करता। आप लोग लिख सकते हो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सभी जगहों पर इसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। काउंट कर लिया होगा आप लोगों ने अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, मिटाएंगे इसे। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। न्यूटन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इट इज अ सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, मतलब आप अगर दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ये एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करेंगी, ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो दो ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसके अलोंग ये फोर्स काम करेगा। मतलब m1 कैसे खींचेगा इस m2 को, अपनी और इस डायरेक्शन में खींचेगा, कि m1 और m2 को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसके अलोंग खींचेगा। m2 कैसे खींचेगा m1 को, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके अलोंग खींचेगा। मतलब ये जो फोर्स होगा कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। दूसरा, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में जो सबसे कमजोर कोई फोर्स है तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे कमजोर कोई फोर्स नहीं है। तीसरा, इट इज अ लॉन्ग रेंज। ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब इस फोर्स का जो अस्तित्व है वो क्या है, बहुत दूर तक है। जैसे आपको हम बोल सकते हैं कि सन और अर्थ के बीच में काफी ह्यूज डिस्टेंस है, फिर भी दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। भले ये फोर्स का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे ये फोर्स का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इसलिए ये फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये फोर्स कैसा फोर्स है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। चौथा क्या बोल सकते हैं, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्तन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसा फोर्स को क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कोई भी वर्तन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स हो जाएगा हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स। और क्या होगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ये जो फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट किस मीडियम पे रखा गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडियम चेंज होने पर भी अगर ऑब्जेक्ट का मास सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है तो ये फोर्स भी सेम ही रहेगा। ये जो है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये क्या बनाता है, इट
फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब अगर पहला ऑब्जेक्ट पे फोर्स दूसरे के द्वारा लगाया गया, F12 क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट। F21 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये होगा नोट डाउन हो गया, मिटाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी केयरफुली। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा इसी का, इतने पॉइंट काफी आई थिंक हमारे लिए। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। Find the gravitational force between two objects. पहला, if both masses are double, दूसरा distance between the masses is half, तीसरा distance between the masses is double। यहाँ पर तीन क्वेश्चन पूछे गए हमारे। पहला क्या, अगर दो ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। दूसरा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r। ये कब होता है, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 m2 है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या r है, तब हमारा फोर्स ये होता है, ठीक है। तो अब हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, नया फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू G जो कि कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, और m1 डैश m2 डैश बाय r स्क्वायर। यहाँ पे हमने m1 डैश क्यों लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो गया है, ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया है, इसलिए हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास को m1 डैश लिया है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास को हमने क्या लिया, m2 डैश लिया, क्योंकि हमारा दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है चेंज हुआ है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं की गई है, इसलिए हमने डिस्टेंस को क्या किया है, सेम रखा है, r रखा है। तो m1 डैश का हम वैल्यू पूछ रहे हैं, m1 डैश कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m1, m2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m2, क्योंकि m1 डैश इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ m1, m2 डैश क्या है, ट्वाइस ऑफ m2। अब हम क्या कर सकते हैं, फोर्स निकालना होगा हमको, ये 2 2 जा 4 हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारे क्या रहता है, G m1 m2 अपॉन r, लेकिन G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर तो f है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं f। तो हमारा जो अभी का जो हमारा न्यू जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। कितना हो जाएगा, फोर्स जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारा ऑब्जेक्ट का मास जो है उसको चेंज नहीं किया गया, इस बार ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को चेंज किया गया, ठीक है। तो मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट का दो मास है m1 m2 था, दोनों के बीच में डिस्टेंस r था, उस टाइम फोर्स हमारा था f, ठीक है। अब हमारा नया फोर्स कितना हो जाएगा, f डैश
इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी m1 m2। यहाँ पे हम m1 डैश m2 डैश इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे मासेस को चेंज नहीं किया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस हैज नॉट बी चेंज। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r डैश डैश g m1 m2। r डैश क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हाफ किया गया है तो r डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, r/2। तो यहाँ पे इसको रखेंगे r/2 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, जी m1 m2 बाय r²/2। मतलब फोर को चला जाएगा आपका, और जी m1 m2 अपॉन r²। तो वैल्यू कितना है, 4 टाइम्स ऑफ 4। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं विदाउट उनके मासेस को चेंज किए बिना, तो हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। न्यू फोर्स हमारा कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 3 नंबर पे दिया गया है कि अब क्या क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इज डबल। ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अब डबल किया गया है। ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल किया गया, ठीक है। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन r डैश का स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा, जी m1 m2 बाय डबल किया गया है तो 2r हो जाएगा, r डैश कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जी m1 m2 बाय 4r²। तो इसको हम 1 बाय 4 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी m1 m2 बाय मतलब 1 बाय 4 तो f बाय 4 हो जाएगा। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हम अगर डबल करते हैं, दोगुना करते हैं, तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, f बाय 4 हो जाएगा। और डन करेंगे, आगे क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद जस्ट नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट 1 kg का है, दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए 80 kg का है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है r। तो आपको निकालना है फोर्स ऑन 80 kg अपॉन फोर्स ऑन 1 kg का रेशियो निकालना है। मतलब 1 kg वाले मास पर 80 kg के कारण कितना फोर्स लगेगा, और 80 kg वाले मास पर 1 kg के कारण कितना फोर्स लगेगा। इन दोनों फोर्सेस का हमको रेशियो निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं फोर्स ऑन 80 kg। ये क्या होगा फॉर्मूला, जी मास ऑफ 1 kg मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 80 kg डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। ये हो गया हमारा फोर्स ऑन 1 kg क्या होगा, जी फोर्स ऑन 80 मास ऑफ 80 kg मास ऑफ 1 kg अपॉन r²। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, अगर दोनों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f 80 kg डिवाइडेड बाय f 1 kg कितना आ जाएगा, यहाँ से जी m1 kg तो आप देख रहे हैं यहाँ से सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारा रेशियो जो कितना आ जाएगा, 1:1। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे।
कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है M1 M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तब इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमारा है F। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने उठाकर एक लिक्विड में डाल दिया। हमने क्या किया, इन दोनों मासेस को उठाकर सेम डिस्टेंस पर रखा और किसी लिक्विड में रख दिया जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो रो है। तो अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो कितना होगा? काफी छोटा सा क्वेश्चन है। तो हमने आपको आगे बता दिया है कि ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ऑब्जेक्ट का मास सेम है, उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ये जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स होगा, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है तो लिक्विड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी हमारा जो फोर्स है वो क्या होगा? F ही होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको डिनोट किया जाता है जी से। ये क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स काम करता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स लगने के कारण ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ की ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन आता है उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन आएगा उसको हम देखेंगे। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ का रेडियस हमने इतना माना है और अर्थ का मास को m माना है। इससे हमारा h डिस्टेंस पे, एट ए हाइट h एक ऑब्जेक्ट है m नॉट। ठीक है, उसको हमने क्या किया, रिलीज कर दिया। तो क्या होगा, ये और इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की ओर गिरेगा, ऑब्वियसली इसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो उसे हम निकालने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए अर्थ और ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से r हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो मासेस है, पहला अर्थ दूसरा ऑब्जेक्ट। तो दोनों के बीच में अगर हम h हाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल ले तो हमें फोर्स मिल जाएगा, और फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं कि एट ए हाइट h the gravitational force between the earth and object कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्या होगा, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, r है। सरफेस से कितना है, ये आपका सरफेस है, सरफेस से डिस्टेंस कितना है, h है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, g m e m बाय r प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स कितना आ जाएगा, तो अब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अर्थ कितना फोर्स लगाएगा,
ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इतना ही फोर्स लगाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन किसका निकालना है, ऑब्जेक्ट का निकालना है ना। तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स को अगर हम ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हम फोर्स निकाल चुके हैं, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कितना आया, एफ जी इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, एम नॉट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स कितना था, जी एम ई एम नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से कितना आ गया, जी एम ई एम नॉट, यहाँ से एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन कितना आया, जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन कितना आया हमारे पास, जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो क्यों आया, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया। तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया। तो हम इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे। उसी एक्सेलरेशन को यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, कितना आ गया, एट एनी हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस अब मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे, ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो हमारा एच टेंस टू जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइट तो होगा ही नहीं। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आया, ऑन द अर्थ सरफेस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ पर किन चीजों पे डिपेंड करेगी, मास ऑफ अर्थ पर, दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ पर, तीसरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। फॉर्मूला में आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास नजर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ प्लैनेट के मास, प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम एक भारी ऑब्जेक्ट और एक हल्का ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से रिलीज करेंगे, ठीक है, तब भी दोनों में एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्लैनेट के मास पे और प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, प्लैनेट के मास पे डिपेंड करेगा और प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करेगा। भले ही ऑब्जेक्ट हल्का हो चाहे भारी, दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर हम सेम हाइट से रिलीज करें तो। ठीक है, आगे चलेंगे थोड़ा, ये जी का जो वैल्यू है वो कितना होगा थोड़ा सा निकालेंगे। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का जो वैल्यू है
वो कितना होता है, वो आपका होता है G इक्वल टू Gm/r²। इसको याद रखने के लिए हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, जनरल मैनेजर अपॉन r²। इसको याद रखने के लिए हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, जनरल मैनेजर अपॉन r²। ये हमारा होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए g का वैल्यू हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है, मास ऑफ अर्थ पता है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर में लिखना होगा तो 6400 × 10³ मीटर हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 लिख सकते हैं। जी का जो वैल्यू कितना होगा 6.67 × 10⁻⁷ ये सब सारी चीजों का वैल्यू है, उसको अगर हम इक्वेशन में रखते हैं तो हमारा क्या आता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जी इक्वल टू कितना होगा Gm/r²। जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11, m का 6 × 10⁻24, r का जो वैल्यू कितना है 6.4 × 10⁻6²। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं इसको कैलकुलेट करके, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, वो आपका करीब आ जाएगा 9.81 मीटर/सेकंड²। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा 9.81 मीटर/सेकंड², जिसे हम न्यूमेरिकल में आसानी न्यूमेरिकल को बनाने टाइम क्या कर सकते हैं, इसको के मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।